बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फुल प्रूफ एजुकेशन चैनल में। मैं हूँ राजनाथ और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संकुलन क्षमता क्या होता है। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं शेप यूनिट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर की भुजा और उसमें उपस्थित अवयवी कणों की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम जो पहला का जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें ए और आर में क्या संबंध होता है। ये सिंपल के लिए हो गया, ये आपका बॉडी के लिए हो गया और ये आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए त्रिज्या आर और भुजा ए में क्या संबंध होता है, यहाँ पे संबंध क्या होता है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लिए। चलिए देखते हैं संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण उस क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उससे उस क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। किसी ठीक है, संकुलन क्षमता क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण उस क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें अगर हम, तो अगर हमें कोई एक क्यूब जैसा घनाकार कोई डब्बा हमको दे दिया जाए, घनाकार डब्बा दे दिया जाए, ठीक है ना, समझने के लिए समझ सकते हैं, घनाकार डब्बा हो और उसमें हमें गोलाकार वस्तुओं को भरना हो। गोलाकार जैसे लड्डू ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, रसगुल्ला ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें गोल वस्तुओं को भरा जाएगा, ठीक है ना, तो जब आप गोल वस्तु को भरेंगे तो कुछ न कुछ रिक्त स्थान क्या रहेगा, यहाँ पे छूट जाएगा, छूटेगा। तो इसको हम भरते हैं तो यह गोलाकार वस्तु इस घनाकार आयतन का कितना आयतन कवर करता है उसी को इस घनाकार वस्तु को हम क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता बोलते हैं। बात समझ आ रही है। और जो रिक्तिकाएं छूट रही है उसको रिक्तिका बोलते हैं, पढ़ेंगे इसको वार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल समझते हैं पहले संकुलन क्षमता क्या होता है। किसी घनाकार वस्तु में यदि गोल वस्तु रखेंगे तो कुछ न कुछ रिक्त स्थान छूट जाएगा। तो ये सभी वस्तुएं जिसमें अंदर रखी गई हैं वे इस पूरे घन का कितना आयतन कवर कर पा रहे हैं उसी को उस आयतन का संकुलन क्षमता कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस चैप्टर में हम लोग विशेष रूप से जो है क्यूबिक सेल के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। जो संकुलन क्षमता हम लोग पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे, विशेष रूप से क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमको पता है क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है, पढ़ चुके हैं आप। पहला आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा पता है बॉडी सेंटर और तीसरा क्या रहेगा, फेस सेंटर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसका सिंपल क्यूबिक, सॉरी बच्चों, इसके ऊपर थोड़ा देखते हैं, एक मिनट रुकिए। ये तो ठीक है, विशेष रूप से हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ तो मैं भूल गया यहाँ पे आपको बताना कि संकुलन क्षमता होता क्या है, होता क्या, फार्मूला कैसे होता है। अब हम इसके फार्मूले की बात करें अगर, तो फार्मूला क्या आता है इसका, संकुलन क्षमता बराबर होता है क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों कुल अवयवी कणों का आयतन
अवयवी कणों का आयतन अपान क्रिस्टल जालक का आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ये फार्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें जो पढ़ना होता है, जो लोगों के सवाल लगेंगे वो लगते हैं प्रतिशत संकुलन क्षमता। किस पर? प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर होता है, ठीक है ना, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या अपान क्रिस्टल जालक का कुल आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। याद रहेगा, जब इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो वही आपका हो जाता है प्रतिशत संकुलन क्षमता, जिसे हमें विशेष रूप से पढ़ना है। ठीक है, अगर यहाँ तक हो गया तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। तब तक हम अपने इंक में मार्कर में स्याही बदले। हो गया? तो अब देखते हैं हमको विशेष रूप से किसको पढ़ना है। क्यूबिक इनर्शियल के बारे में पढ़ना है, जो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसका? सिंपल क्यूबिक इनर्शियल की संकुलन क्षमता क्या होती है, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक इनर्शियल, एससी बोलते हैं शॉर्ट में, सिंपल क्यूबिक सेल को। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ये तो कई बार हो चुका है, कोई भूलने की बात नहीं इसमें है। ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक इनर्शियल होता है उसमें एटम कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो जो कॉर्नर पे एटम होती है इसको तो बोलते हैं जालक बिंदु, और जालक बिंदु पे ही एटम को रखा जाता है इस तरह से। तो अब इसमें बात करें तो इसमें से आधा अगर निकाल दें तो केवल आधा का 1/4 भाग दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, आधा का केवल 1/4 भाग इसमें दिख रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो सिंपल क्यूबिक इनर्शियल होता है उसमें कुल कितने एटम होते हैं? कुल अवयवी कण कितने होते हैं? बराबर 1 होते हैं। और जो अवयवी कण होते हैं ना उनको गोलाकार माना गया है। अवयवी कण को क्या माना गया है? गोलाकार माना गया है, ठीक है ना। और इस एटम में कुल कितने अवयवी कण हैं? 1 है। यदि हम यहाँ पे लिखें, यदि सेल की या एकक कोशिका बोल सकते हैं इसी को, यदि एकक कोशिका की के प्रत्येक भुजा की लंबाई a तथा अवयवी कणों की त्रिज्या स्मॉल r हो, तब तो हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें जो संबंध होता है वो क्या होता है? r बराबर a/2 होता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे देखें, यदि एकक कोशिका के प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, चलिए हम a मान लेते हैं, यहाँ पे a मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी आप इसका a मान सकते हैं। ठीक है, तो इस घन का आयतन निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। ये जो क्यूबिक इनर्शियल है इसका आयतन निकाल लीजिए, ठीक है ना। एससी का आयतन, एससी मतलब क्यूबिक इनर्शियल का आयतन, बोले कितना जाएगा? a गुणे a, घन है ना, घन का आयतन क्या है? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, a गुणे a, ये आएगा आप a की पावर क्यूब। ठीक है, अच्छा जो एटम की बात करें अगर,
एटम की बात करें, इस पूरे क्यूब कुल मिला के एक ही एटम है, क्योंकि हर एक कार्बन पे एटम तो रखे जाते हैं, लेकिन हर एक एटम का केवल 1/8 भाग ही होता है। तो कुल एटम की अगर बात करेंगे यहाँ पे, कुल एटम की बात करेंगे या कुल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं इसको, कुल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना 8 गुणे 1/8 तो 1 हो जाएगा। और आप मान रहे हैं कि जो एटम है वो गोलाकार है और उसकी त्रिज्या r है, तो उसका आयतन क्या जाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का आयतन, चलिए हम लिख देते हैं अवयवी कण, अवयवी कण का आयतन। क्योंकि अवयवी कण गोलाकार है तो गोल वस्तुओं का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यदि उसकी त्रिज्या क्या हो r हो। हमें मानना भी है कि यहाँ पे जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या क्या है r है, तो अवयवी कण का आयतन कितना जाएगा मेरा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। बात समझ ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका संकुलन क्षमता निकालें, ठीक है ना, यहाँ पे संकुलन क्षमता निकालें, संकुलन क्षमता निकालें अगर, तो आपका क्या जाएगा, अवयवी कणों का आयतन होता है ना, अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन अपान एकक कोशिका का आयतन। यहाँ पे एकक कोशिका की बात करेंगे ना कि इसकी एकक कोशिका कितनी है, एकक कोशिका का आयतन, तो एक एकक कोशिका में कुल अवयवी कण कितने हैं, एक है, एकक कोशिका की प्रति लंबाई a है, तो उसका आयतन 1 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं, अवयवी कणों का आयतन कितना दिया है 4/3 पाई r क्यूब होल अपान एकक कोशिका का आयतन कितना दिया हुआ है बताइए a क्यूब। ठीक है, यहाँ पे r, यहाँ पे a, हमको r और a में संबंध पता है, तो मैं यहाँ से r क्यूब a/2 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना, सिंपल के लिए संबंध होता है, हम लोग पढ़े थे पहले। तो यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे r बराबर a/2, तो जहाँ r है वहाँ पे a/2 रख दीजिए, वहाँ पे 4/3 पाई, और यहाँ पे कितना आपका a/2 का होल क्यूब, जहाँ r था मैंने वहाँ पे क्या a/2 रख दिया अपान a क्यूब। ये इम्प्लाई करेगा, मतलब इसके आगे क्या जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई, इसको हल करेंगे तो a के पावर क्यूब अपान 2 का गुणा 3 बार 8 हो जाएगा, 2 दूना की 4 दूना की 8, और a के पावर क्यूब, a के पावर क्यूब से a के पावर क्यूब मर जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 4/3 पाई अपान कितना जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो जाएगा आपका 4 पाई अपान 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है ना, 4 से मार देंगे इसको 8 को, तो 2 बचेगा, ये इम्प्लाई करेगा पाई अपान 3 2 जा 6। इसको जब हल करेंगे आप, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, और 6 इसको हल करेंगे ना 0.52 आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका संकुलन क्षमता। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें प्रतिशत संकुलन क्षमता की, प्रतिशत संकुलन क्षमता की, तो क्या होता है संकुलन क्षमता गुणे 100। तो संकुलन क्षमता कितना है बताइए, फार्मूला होता है संकुलन क्षमता गुणे 100 कर देते हैं यहाँ पे कितना जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई में कितना 100, ये परसेंट में आता है ना, ये आपका आ जाएगा, इम्प्लाई करेगा आपका कितना 52%। ये बता रहा है कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उसमें जो एटम होते हैं वह क्या होते हैं, वह उस क्यूब का, उस एकक कोशिका का केवल 52% भाग ही क्या करते हैं कवर कर पाते हैं। तो बाकी कितने छोड़ दिए वो भाई 100 माइनस 52 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, कितना कवर नहीं किए हैं, तो कितना कवर नहीं किए बताइए, यहाँ पे 100
-52, तो कितना था आपका 48% क्या है, यह खाली है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़े। कर लिए? तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इनर्शियल की संकुलन क्षमता क्या होता है। तो बॉडी सेंटर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसमें जो अवयव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्नर के साथ साथ इस एकक कोशिका के बिल्कुल केंद्र में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर कुल एटम की बात करें तो हम लोग पढ़े थे, जो बॉडी सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इनर्शियल, उसमें कुल अवयवी कण कितने होते हैं, 2 होते हैं, नहीं होते हैं। जो कॉर्नर पे होते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं 8 होते हैं, 1 का 1/8 भाग होता है तो कुल मिला के 1 हो जाएगा। और एक सेंटर में होता है, 1 होता है, और सब उसी का होता है 1, तो कुल मिला के कितना हो गया यहाँ पे, कुल मिला के इसको डालो होगा तो कुल अवयव कितने हैं, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब वही बात यहाँ भी मानेंगे, यदि यूनिट सेल के, ठीक ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई a तथा अवयवी कणों की त्रिज्या r हो, तब तो बॉडी सेंटर्ड के लिए हम लोग निकाला था ए आर में संबंध क्या था, याद है आपको? बॉडी सेंटर्ड के लिए हम लोग निकाला था कि r होता है आपका a/3/4। याद है कि भूल गए? अगर भूल गए तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुल अवयव कितने हैं, 2 हैं, तो इनका आयतन निकाल लेते हैं। तो इनका आयतन कितना हो जाएगा आपका, आयतन कितना था, एक गोलाकार वस्तु होगी और इसकी त्रिज्या r है, तो क्या जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई या पाई r क्यूब। 1 है तो इतना, ऐसा 2 ही रहेगा तो गुणे 2 कर देंगे, समझ में ना। तो यहाँ पे कुल 2 एटम है तो इनका कितना जाएगा, 2 गुणे 4/3, ठीक है, पाई r क्यूब। यह हल कर देंगे इसको, 8/3 पाई r क्यूब। ये आता है कुल अवयवी कणों का, ठीक है। अगर इसकी वजह a मान रहे हैं, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a है, तो यहाँ निकाल लीजिए BCC का आयतन। जब BCC का आयतन निकालेंगे आप यहाँ पे तो क्या जाएगा, वही जाएगा a गुणे a क्यूब है ना, क्यूब के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो a गुणे a हल कर देंगे तो a के बाद क्यूब। अब यहाँ पे निकाल लीजिए संकुलन क्षमता निकालिए। तो संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। अवयवी कणों की कुल संख्या, क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की कुल संख्या का आयतन और बटा उस सेल का आयतन। चूंकि हम यहाँ पे लिए हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इनर्शियल लिए हैं, उसमें कुल कण कितने हैं, 2, और उनका कुल आयतन कितना दिया हुआ है, 8/3 पाई r क्यूब, ठीक। जो यूनिट सेल है उसका आयतन कितना दिया हुआ है, a क्यूब, यहाँ पे a क्यूब रख लीजिए। फिर वहाँ पे r दिख रहा है, r की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से करते हैं, देखिए इसको साथ में हम लोग PE भी लिखते हैं, ठीक है ना। संकुलन क्षमता को पैकिंग इफिशिएंसी बोलते हैं, इसको हम PE भी लिखते हैं। तो PE लिखेंगे तो समझ जाएंगे ना, पैकिंग इफिशिएंसी कितना जाएगा यहाँ पे 8/3 पाई, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए a/3/4 का होल क्यूब अपान a क्यूब, कितना जाएगा 8/3 पाई। इसको हल करेंगे तो a का क्यूब और √3 है ना, तो इसका √3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट है ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा, अपन ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अपन रहेगा ना, तो भूल गए, अपन सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपन 4 से होगा 16 कट जाएगा। तो यहाँ से आपका बच जाएगा 8 पाई मल्टीप्लाई बाई √3 अपन 60 हल कर देंगे। 8 2 16, 8 में 16 कट जाएगा ना 2 बार में। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना जाएगा आपका, बोलिए, पाई √3 अपन 2, ठीक है। जब इसको आप हल करेंगे, पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, तो इसको हल करेंगे आप 3.14, √3 की वैल्यू कितना होता है 1.732। आप जब इसको हल करेंगे ना, ये जो वैल्यू आएगी, ये होता है आपका 0.68। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, इतनी वैल्यू आ जाएगी, करके देख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं ना, ठीक। ठीक आ गया पैकिंग एफिशिएंसी। अगर निकाले यहाँ पे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आया है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 68% है। इसका मतलब ये हुआ जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसमें जो अवयवीय कण होते हैं वे उस सेल के केवल 68% भाग को ही कवर कर पाते हैं। तो कितना रिक्त रह जाएगी, यहाँ बात करें किसमें रिक्त स्थान कितने रह जाएंगे, ये 100% में 68% क्या किए, कवर कर लिए हैं। तो रिक्त का कितना बचा, 100 माइनस कितना 68, तो कितना जाएगा यहाँ पे 68 है ना, तो 32% क्या जाए आपका खाली हो जाएगा। इतना क्या, इतना स्थान खाली है। बात समझ में आ रही है, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े हम लोग, लास्ट बचा है, ले लीजिए इसका नोट। देखिए यहाँ पे फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पढ़ेंगे हम लोग। इसमें संकुलन क्षमता कितना होता है, ठीक है। तो फेज सेंटर्ड का फिगर आपके सामने बना हुआ है। फेज सेंटर्ड क्यूबिक जो सेल होता है उसमें एटम कार्बन के साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं, प्रत्येक फलकों के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन पे एटम होते हैं, उनका 1/8 भाग की आजादी होती है, तो कुल 8 होते हैं, 1/8 तो कुल 1 हो जाएंगे। जो फलक पे होते हैं वो पहले पढ़ चुके हैं। जो फेज पे होते हैं उनका केवल 1/2 भाग ही उसका होता है, उस सेल का होता है। तो कुल 6 है, तो 6 गुणी कितना 1/2, हल करेंगे 3। तो कुल बात करें अगर, तो फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है ना, जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो कितना होता है 4 होता है, ठीक ना। एफसीसी में कुल अवयवीय कण कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बात करें, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। फिर यहाँ पे यदि एफसीसी के प्रत्येक, एफसीसी मतलब क्या, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यदि एफसीसी के प्रत्येक भुजा की लंबाई a तथा अवयवी कणों की त्रिज्या r हो, तब तो हम लोग पढ़ा था कि फेज सेंटर्ड के लिए जो इसके भुजा a और r में संबंध होता है, इस भुजा को a मान लीजिए, a भी a क्यूब है ना, तो क्यूब के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, a होती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, संबंध कहते हैं r बराबर a/√2/4, याद है कि नहीं, देख लीजिएगा इसको।
तो ये फेस के लिए संबंध होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम FCC के आयतन की बात करें, फेस सेंटर क्यूबिक सेल का आयतन A गुणे A मल्टीप्लाई बाई A इक्वल टू A के पावर क्यूब, मात्रक जो भी वो लिख लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कुल अवयवीय कणों की संख्या, कुल अवयवीय कणों की संख्या, तो फेस सेंटर्ड में कुल कितने कण होते हैं? 4 होते हैं। और हमको पता है कि एक एटम का मतलब, चूंकि कुल कैसे होते हैं, कुल एटम कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। तो कुछ जब गोलाकार वस्तु होता है तो उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ऐसे ही सेम 4 गोले हों तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, तो पूरे का आयतन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो सेम काम नहीं करेंगे, एक का इतना तो 4 कितना, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। तो कुल अवयवीय कणों की संख्या, सॉरी, कुल अवयवीय कणों का आयतन ना, आयतन कितना जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा, ये हल कर देंगे इसको तो 16/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया कुल अवयवीय कणों का आयतन। अब बात करें संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता की बात करें, अगर संकुलन क्षमता Pe बराबर, तो कुल अवयवीय कणों का आयतन कितना होता है भाई? कुल अवयवीय कणों का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन या क्रिस्टल का आयतन नहीं होता है। तो कुल अवयवीय कणों का आयतन कितना दिया हुआ है वहाँ पे? 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का आयतन कितना दिया हुआ है? A पे क्यूब। A R, यहाँ से R को A में चेंज करिए या A को R में, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो हमने क्या किया, यहाँ से R की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, R बराबर A√2/4। तो रखते हैं यहाँ पे PE का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी वही रहा संकुलन क्षमता। 16/3 मल्टीप्लाई बाई पाई, जहाँ R है वहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, A√2/4 का होल क्यूब अपॉन A के पावर क्यूब, ठीक है। इसको हल करेंगे आपका आ जाएगा 16/3 पाई, इसको हल करेंगे A के पावर क्यूब 2√2/16 होल अपॉन A के पावर क्यूब। A के पावर क्यूब से A का पावर क्यूब कट जाएगा, ठीक है। 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी आपका आ जाएगा, कितना जाएगा? हल करते हैं तो पाई 2√2 पाई, ठीक है। और कुछ बचेगा क्या यहाँ पे? अपॉन 3 बचेगा, है ना, यहाँ पे 3। इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, पाई 2√2 पाई यहाँ बच जाएगा, और ये अपॉन 3 बच जाएगा, ठीक है। √2 का मान दीजिए 1.414 होता है, पाई का मान 3.142 होता है अपॉन 3। जब आप इसको हल करेंगे A आएगा 0.74, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे जब इसका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, जिसको बोलते हैं प्रतिशत संकुलन क्षमता, तो क्या करेंगे 0.74 मल्टीप्लाई बाई कितना 100 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा, बोलिए 74%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें जो एटम होते हैं वह एटम उस क्यूब का 74 भाग क्या करते हैं? कवर करते हैं, ठीक है ना। तो कितने भाग छोड़ देते हैं, रिक्तिकाएं कितनी होती हैं? इसका मतलब अगर रिक्त स्थान की बात करें इसमें, ठीक है ना, रिक्त स्थान कितना बच जाता है? तो भाई अगर 100% में 74% कवर कर लिया गया है तो बचा कितना? 100 माइनस 74, हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 26%, ठीक है ना। इसका मतलब
इसमें जो है फेस सेंटर्ड में जो ऑरिकल होते हैं उस फेस सेंटर्ड क्यूब को 74% कवर कर लेते हैं और बाकी 26% क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो एक लास्ट बचा है हेक्सागोनल, उसको भी नोट देख लेते हैं। ले लीजिए इसका नोट, तो आगे बढ़े। तो चलिए अब देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक यूनिट सेल का संकुलन क्षमता क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है इसमें जो अवयवी कणों की संख्या होती है, अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो कितना होता है बताइए, याद है कि भूल गए? जो कार्नर पे होते हैं, जो कार्नर पे होते हैं उनका कितना भाग होता है, 1/3 भाग होता है कि नहीं, 1/6 भाग होता है, पता है कि नहीं? तो कुल कितने हैं, 12 हैं, 6 6 12, तो 12 गुणे 1/6 हल करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। जो फेस पे हैं, जो फेस पे हैं उनका 1/2 भाग होता है, तो 2 गुणे 1/2 भाई 2 ही है, तो ये 1 हो जाएगा। और जो 3 सेंटर में है तो उसी का हो जाएगा, 3 गुणे पूरा उसी का है 3। टोटल कितना यहाँ पे जाएगा, 6। कुल अवयवी कणों संख्या कितना जाएगा इसमें, 6 पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यह हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें क्या होता है, A बराबर B होता है लेकिन नॉट इक्वल टू C होता है। यानी यह भुजा आपस में बराबर होंगे। इसको A मान लो, इसको B मान लिया अगर, ठीक है ना, तो A बराबर B होगा, ये भुजा आपस में बराबर होंगे, हेक्सागोनल है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इसका आयतन निकालना होगा, ठीक है ना, या ऐसे समझ लीजिए, पहले इसी को देखते हम लोग। इसमें कुल कितने कण हैं, 6 कण हैं, तो एक कण का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, तो 6 कितना जाएगा, तो आप निकाल लीजिए। कुल कणों की संख्या बराबर, कुल कणों का आयतन ना, कुल कणों का आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा 6 गुणे 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा ना। बात समझ रही नहीं? हम पहले से मानते आ रहे हैं कि जो कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो गोलाकार होते हैं और उसकी त्रिज्या r है। ठीक है, कुल कणों का आयतन कितना जाएगा, भाई कुल 6 कण है, एक कण का आयतन इतना, तो 6 का कितना, 6 गुणे इतना। इसको हल कर देंगे तो कितना जाएगा, 6 चौके 24 पाई r क्यूब अपान कितना, 3 हो जाएगा। ये आ गया क्या, 6 कणों का कुल आयतन, कुल कणों का आयतन, 6 कणों का आयतन। अगर हम बात करें कि ये क्यूबिक सेल है, इसका आयतन कितना होगा, क्यूबिक नहीं, हेक्सागोनल सेल, हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको कैसे हल करें हम लोग बताइए, इसका आयतन कैसे निकालेंगे? वहाँ तो समझ में आ रहा था कि जो सिंपल क्यूबिक था, वाली सेंटर था, उसकी लंबाई चौड़ाई जैसे बराबर थी, तो उसका आयतन A गुणे A निकाल लेते थे। लेकिन इसका आयतन कैसे निकालेंगे? अब इसके आयतन में जो नीचे का आधार दिया है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल लो और ऊंचाई निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई भी तो आयतन कहलाता है। अगर यहाँ निकालें HCP का आयतन, इसी को HCP बोलते हैं, HCP का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो ये आ जाएगा हेक्सागोनल आयतन का, हेक्सागोनल का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो आधार की क्षेत्रफल की बात करेगा, इसका क्षेत्रफल की बात करेगा, या ऊपर का किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ, नीचे का पोर्शन लूँ अगर, तो ये भुजाएं आपस में क्या है, ये भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो हमको पता है कि ये एंगल कितना बनता है, ये बनता है 120 अंश, ये वाला एंगल, इसको मिला दूं, इसको मिला दूं, तो ये त्रिभुज सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यह 120 अंश और यह 120 अंश, तो ये कितना जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? ये जगह 60 अंश, ये जगह 60 अंश। ठीक है, तो अगर हम इसका आयतन निकालना हो,
आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक समरूप त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा यह? समरूप सॉरी क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बनेगा ना। इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होती हैं। ठीक ना, हेक्सागोनल में ये सब बराबर है, भुजा भी क्या होगी? इनकी बराबर होगी। तो यहाँ से अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसका आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा हमको, आधार का क्षेत्रफल, तो जगह 6 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो हो जाएगा। तो निकालेंगे इसका, तो 6 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? यहाँ से बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 सॉरी कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक भुजा निकालो ना। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक तरफ रखा गया है, यहाँ पर भी एक तरफ रखा गया है और एक तरफ यहाँ पर रखा गया है। तो ये जो भुजा होगा ये आर होगा और ये आर होगा, तो कुल मिला के भुजा कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे अगर, तो 6 गुणे कौड़ी में 3/4 भुजा हमारा कितना? 2r होते हैं, ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा। ऐसे यहाँ पे एटम होंगे, यहाँ पे होंगे, बीच में भी होता है ना, यहाँ पे एटम होंगे, यहाँ पे सब आपस में टच करते हैं और एक जस्ट बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 गुणे कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा कितना है? 2r, तो 2r का स्क्वायर कर दीजिए, हल कर देंगे अगर, तो 6 गुणे 2 दूना के 6 कौड़ी में 3 गुणे 4r²/4, तो 4 से 4 काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 कौड़ी में 3r²। ये आ गया आधार का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब ऊंचाई निकालते हैं। ऊंचाई का मतलब ना कि ये ऊंचाई कितनी है, ये वाली ना, इस ऊंचाई को हम निकाल दें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई करने में आयतन आ जाएगा। इसके लिए अगर हम देखेंगे, डायग्राम देखें अगर, तो हेक्सागोनल में बात करेंगे, देखिए तो नीचे के जो 6 है ना, ये 6 एटम यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 2 4 2 6, और एक जस्ट बीच में होता है। ठीक है, और बीच में 3 रखे गए हैं ना, वो 3 कैसे रखे गए हैं? वो 3 जो है इस तरह से हैं, ये 3 इसमें ऐसे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है, इसकी बात करें अगर, तो ऐसे 6 एटम और इसके ऊपर ऐसे रखे गए हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई यही तो होगी ना, ये ऊंचाई होगी ना, इसकी बीच की ऊंचाई होगी, यही ऊंचाई तो होगी इसकी। आपने इसका क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, देखेंगे और यहाँ पे ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 4, कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 बना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सब भुजा बराबर है, तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। ऊंचाई निकालना होगा, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, अब हम जस्ट ध्यान से देखें तो 3 बीच में है और जस्ट उसके ऊपर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कुछ ऐसे है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ना, ये 3 बीच में है, ये जस्ट जो ये वाला दिख रहा है ना, ये आपस में टच कर रहा है इस तरह से। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे है। बात समझ में आ रही है? तुम क्यों गिर रही हो जी? देखिए ध्यान से, ये ऊपर है। अच्छा, अगर हम इसकी ऊंचाई निकाल लें, अगर ये ऊंचाई निकाल लें, तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा ऊंचाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बात समझ में आ रही है? एक फिगर में बनाएंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा समझिए। 3 ऐसे हैं बीच में, ये जस्ट इसके ऊपर है, तो इसकी ऊंचाई ये हमको निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है हमको। तो ये ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको निकाल के अलग करूं, अब हम बात करें किसकी? ऊंचाई की बात कर रहे हैं अगर, तो 3 एटम ऐसे हैं, जो आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर दूर बना रहा हूं ताकि समझ में आए। और जस्ट इसके ऊपर, इसमें तो दिखाना मुश्किल होगा ना, लेकिन जस्ट इसके ऊपर, जिसमें फिगर में दिखाया था आपको, ये इसके ऊपर जस्ट ऐसे है, मतलब ये इसी के ऊपर है ना। कैसे समझाऊं? ये दिखाया था आपको, एक बार फिर दिख लीजिए। ये 3 ऐसे हैं, ठीक है ना, और ये जस्ट ये इसके ऊपर है इस तरह से।
गिर क्यों रहे हो भाई तुम? ये ऐसे है, ठीक है ना, आपस में टच हैं, समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके सेंटर को मिला दें, इसके सेंटर को मिला दें, ठीक है, तो ये आर और ये आर, कुल कितना जाएगा? 2r आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये आपका जो है ये इस ऊंचाई को x मान लीजिए, x मान सकते हैं इसको, इस ऊंचाई को x मान लीजिए, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, इस वाले को, इसको l मान लीजिए, और ये जो होगा आपका ये भी तो r होगा, नहीं तो r ही तो है, ठीक है। सॉरी ये जो x है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है। और एक गलती और हो रही है क्या इसमें? ठीक है, यहाँ तक सही है। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको हम क्या मान सकते हैं? अब ध्यान से देखिए, तो ये एटम और ये एटम आपस में टच है, मैं यहाँ थोड़ा दूर दूर किया हूँ ना, तो ये जो दूरी होगा ये इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, मतलब ये 2r होगा। नहीं समझ में आ रहा? ये जो था हमने दिखाया आपको, तो इस पर रखा गया ना ये, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से मिला, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाया, इसके सेंटर को, तो दूरी कितना होगा? इसकी त्रिज्या ले लो और इसकी त्रिज्या ले लो, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया? 2r मान लिया। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, इसका सेंटर, इसका सेंटर, सेंटर तो सेंटर त्रिज्या होगा, इसका सेंटर ले लेगा तो उसको हम 2r मान सकते हैं, ठीक है ना, तो वही 2r वहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है, इसको मैं थोड़ा सा अलग निकाल लूँ, अगर अलग ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 2r है, ये आपका x है, और ये आपका क्या है? यल माने हैं, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, यल माने हैं। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज का नियम लगाएंगे, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का नियम लगाएंगे, तो क्या लगेगा यहाँ पे? कर्ण का स्क्वायर बराबर, सॉरी कुछ गलती हो गया, सॉरी, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, सॉरी, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ये वाला होगा ना, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये वाला, ठीक है। कैसे बताऊँ? फिगर में थोड़ा समझना मुश्किल है ना, इसको अगर मिला दें यहाँ पे ना, तो इसका जो इसका सेंटर जो मिला रहे हैं और इसका सेंटर मिला रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से रखा जाएगा एक बार, तो इससे जो नीचे आएगा ना, ये और ये, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे, वो 90 डिग्री तो होगा ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें बात करें, अगर ये 90 डिग्री है, सॉरी गलती हो गया ना, यहाँ पे ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, यह 90 डिग्री है, यह आपका x है, ये आपका 2r है, ठीक है, और ये आपका क्या है? यल है। तो यहाँ नियम लगाएंगे अगर पाइथागोरस का, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधा के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर बराबर x के स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से 4r का स्क्वायर बराबर x के स्क्वायर प्लस l के स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मार्कर में ही डाल लें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर हम x का मान निकालें, x स्क्वायर बराबर, तो ये कितना देगा आपका? l स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ तो रोक लीजिए, इसको यहाँ तो रोक लीजिए। अब थोड़ा आगे देखिए, अगर जगह की तो कमी है, देखिए थोड़ा सा यहीं पे,
अगर देखिए ध्यान से, ये एंगल कितना था 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। ये भी 60 अंश होगा, ये इसका आधा जा रहा है तो ये एंगल 30 अंश होगा। समझ में आया कि नहीं? ये एंगल 30 अंश होगा। अगर 30 अंश है तो ये दूरी r है और यह दूरी l है, ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा लंब, ये एंगल 30 है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। तो यहाँ से हम cos 30 अंश को निकालें, cos 30 अंश तो क्या है आधार बटा कोण। आधार क्या माने हैं आप? आधार क्या माने हैं? r माने हैं। यहाँ से यह दूरी r है, आधार बटा कोण यानी r बटा l। cos 30 अंश कितना होता है? कोण 3/2 बराबर r बटा l। और यहाँ से क्या करेंगे, l का मान निकालेंगे। यहाँ से सॉरी l का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2r बटा √3 आ जाएगा। अब इस l का मान यहाँ पर रख दीजिए, रखिए यहाँ पे l का मान। तो x² बराबर कितना है 2r का होल स्क्वायर, सॉरी 2r अपन √3, 2r अपन √3 पूरे का होल स्क्वायर -4r²। ठीक है, अब इसको हल करेंगे अगर तो आ जाएगा x² बराबर 4r² अपान 3 -4 r²। कुछ गलती हो रहा है क्या यहाँ पे? कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, x² का मान निकालेंगे तो 4r² -l² होगा ना। इसको उधर भेजेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सॉरी। 4r² -l², ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा 4r² l का मान वहाँ से रख देंगे यहाँ पे 2r बटा √3 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4r² -4r² हल करेंगे तो √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे x² बराबर कितना आ जाएगा 12r² -4r² होल अपान 3। हल कर देंगे इसको x² बराबर, तो 4 में से 12 में से निकल कितना 8r²/3। क्या यहाँ तक सही है? तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा, x बराबर 2 r बटा 3, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर x का मान इतना है तो बताइए 2x का मान कितना जाएगा, बोलिए 2x का मान कितना जाएगा। तो 2 गुणे इतना 2 गुणे 2 r बटा 3 बराबर 4 r बटा 3। इसका मतलब क्या समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, जो 3 एटम थे यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर था तो ये दूरी x माने हो, तो जो इसके नीचे भी तो एक एटम था यहाँ पे, तो यहाँ से यह x, तो ये दूरी कितना, ये भी x हो जाएगा ना। अरे ये तो एक ऊंचाई आएगी ना h, नहीं समझ में आया। यही h बराबर 2x तो होगा। फिर से जाता है, ये 3 एटम थे, इस पे एक एटम था, ये दूरी x है, तो जैसे उसके नीचे भी तो ये ऐसा था इस तरह से, तो यह x, तो यह x कितना 2x, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो उसकी ऊंचाई आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2x किया गया, 2x को ही क्या मानेंगे हम लोग, h मानेंगे, जो ये h है, नहीं यह x और यह x। ठीक है ना, नहीं यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या है x है, और ये आपके h के बराबर है। वही h का मान हमने निकालेंगे, x का मान निकाल लिया और फिर इसको गुणा कर दिया, x + x कर देंगे तभी तो आ जाएगा ना, तो 2 बार जोड़ेंगे उसको, तो ये आ गया h। ठीक है, आपको क्षेत्रफल मिल गया, ऊंचाई मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हेक्सागोनल का आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, जगह तो नहीं है तो नोट करिए, आगे बढ़ें।
ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, हेक्सागोनल का क्षेत्रफल निकाल लिया, आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसकी ऊंचाई निकाल लिया। अब इसका आयतन निकालना होगा हमें, HCP का आयतन, HCP का आयतन। तो HCP का आयतन कितना का है, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना आता है, 6 का ऋण 3 r स्क्वायर, 6 का ऋण 3 r स्क्वायर। ऊंचाई कितना है, 4 का ऋण 2 इंटू r, 4 का ऋण 2 r अपन कितना √3। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आयतन हो जाएगा ना। इसको हल कर दें अगर तो कॉर्डिन 3 से कॉर्डिन 3 खत्म हो जाएगा, 6 चौके 24 r3। तो ये आपका आ गया HCP का आयतन, HCP का आयतन, ठीक है। और कणों का आयतन कितना आता, अवयवी कणों का आयतन कितना आता बताइए तो। कैसे होता है सर, आप तो सुनेंगे भी नहीं। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, सुनिए कितना आता है, 6 गुणे 4/3 पाई r3, ये था ना, 6/3, 6 गुणे 4/3 पाई r3, 6 चौके 24 पाई r3/3, ठीक है। अब निकाले यहाँ पे HCP का संकुलन क्षमता। तो क्या आता है, कणों का आयतन बटा क्यूबिक सेल का आयतन, जो भी सेल है एकक कोशिका का आयतन। तो अवयवी कणों का आयतन कितना दिया है, 24 पाई r3/3, ठीक है। और हेक्सागोनल सेल का आयतन कितना, यहाँ पे हाँ गलती है क्या, 6 चौका 24 सॉरी √2 r3 हो जाएगा। तो 24 √2 r3, ठीक है। 24 खत्म हो जाएगा, आगे बोलिए क्या होगा। अब इसको हल कर दीजिए, r3 से r3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा π/3 π/3 हल करेंगे इसको तो पाई की वैल्यू कितना 3.1423 √2 में कितना 1.414। हल करेंगे इसको तो 0.74 आएगा। हल करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, ये आ गया संकुलन क्षमता, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP, हेक्सागोनल क्लोज क्यूब, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की संकुलन क्षमता इतनी होती है, ठीक है। लेकिन बात करें परसेंटेज की, बात करें परसेंटेज कितना देगा बताइए, बोलिए। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 0.74 और मल्टीप्लाई में कितना 100, हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 74%। इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिंग में भी क्या होता है, जो उसकी उसमें अवयवी कण होते हैं वो उस सेल का जो है 74% यानी 74% क्या करते हैं ऑक्यूपाई, मतलब भारे होते हैं, और बाकी कितना खाली होता है 26%। खाली कितना है, रिक्त कितना है, जिसको रिक्त क्या बोलते हैं आगे हम इसको पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। ये होता है आपका 100 - 74, हल करने के तो 26% क्या होता है इसमें वाइड पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाइड बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको वाइड होता क्या है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी रात हो गई है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक में जो है कि अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी होती है। सबसे अधिक पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, FCC का होता है और HCP का होता है। दोनों का 74% होता है, बॉडी सेंटर का 68% होता है और सिंपल क्यूब का क्या होता है कितना होता है 52% होता है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपने जितना नोट किया है इसको क्या करिएगा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ये टॉपिक कठिन है क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना था और क्योंकि 3D स्ट्रक्चर थे तो थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी आपको, लेकिन हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। यदि
आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसको उससे समझाने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।